अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल हुसैन और आज हम एक बड़े ही दिलचस्प मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत ही जीनियस इंजीनियर जो हैं हमारे साथ हैं, अली हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम अली हसन साहब। वालेकुम सलाम इकबाल। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल बिजनेस का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान के लिहाज से, वो मतलब उसकी क्या वैल्यू है और कहाँ तक जो है वो हमारी जो है आमदनी में उसका रोल है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी आपने। देखें, टेक्सटाइल जो सेक्टर है पाकिस्तान में, हमारी कंट्री के हवाले से देखें तो हमारी मेन इंडस्ट्री बहुत अरसे से रही ही टेक्सटाइल है। यानी ये कोई आप समझ लें कि 50s ऑनवर्ड अगर चलें तो हम डेवलप ही टेक्सटाइल में हुआ हमारा मुल्क, क्योंकि कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इस वक्त अगर कॉटन प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो हम दुनिया में चौथे नंबर पे हैं प्रोडक्शन, यानी हमारी इतनी प्रोडक्शन हाई है कि अमेरिका, चाइना और इंडिया के बाद चौथा नंबर हमारा पाकिस्तान का आता है। तो मास प्रोडक्शन करते हैं कॉटन की, इसी वाले से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई और ऑलमोस्ट 65% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर ही जो है वो सपोर्ट करता है और हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। इसके साथ ही यानी कि जो बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट हुई वो भी इसी सेक्टर में हुई और जॉब्स भी सबसे ज़्यादा जो इस मुल्क में हैं वो इसी इंडस्ट्री ने दी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यानी इसमें चाहे आप कॉटन, जिस तरह प्लकिंग या जिनिंग उसको कहते हैं हमारी फील्ड में, कॉटन को चुनना से लेके आगे धागा बनता है, उसका सेक्टर एक अलग काउंट होता है। फिर आगे उसकी कपड़ा बनता है, वो एक बहुत बड़ा सेक्टर काउंट होता है। फिर उसी तरह आगे ये कपड़ा डाई या प्रिंट होता है और फिर इसके बाद जो है वो आगे इसकी आप स्टिचिंग कह लें या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कह लें कि जिसमें फाइनल शेप दी जाती है, कि जिसमें हमारी बेडशीट्स बनती हैं, कर्टन्स बनते हैं। ठीक है जी, ये अपहोल्स्ट्री में आ गए। इसके अलावा आप डेनिम सेक्टर में आ जाएं तो हमारी डेनिम पैंट्स बनती हैं, शर्ट्स बनती हैं, टी शर्ट्स बनती हैं। तो ये 5-6 सेक्टर बड़े जो है वो, उनमें जॉब्स भी उसी हवाले से इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर ने ही बड़ी दी हुई हैं। और इसी तरह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूशंस भी पाकिस्तान में जो स्पेशल इसकी आगे तालीम देते हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी देते हैं, लॉन्ग कोर्सेज भी देते हैं, वो भी पाकिस्तान में अच्छे डेवलप्ड हैं, वेल डेवलप्ड हैं। चाली भाई, ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है और इसकी आमदनी का तखमीना कैसे लगाया जा सकता है? देखिए सर, इसमें टेक्सटाइल में जहाँ तक प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की जो हम बनाते हैं, उसकी पहली बात यह है कि हम बनाते हैं जो धागा हमारे पास या कॉटन अवेलेबल है वो है कोर्स। एक टर्मिनोलॉजी होती है, कोर्स से मुराद है कि यानी कि मोटा धागा। ठीक है जी, यानी फाइन काउंट्स में हम नहीं हैं, हम हैं मोटे काउंट्स में। मोटे से काउंट के होने की वजह से हम उसी तरह की प्रोडक्ट्स में हम compete करते हैं दुनिया में। इसमें आप मिसाल ले लें कि जो बेडशीट, हम बहुत बड़े लेवल पे बेडशीट्स बनती हैं या बेडिंग की जितनी अपहोल्स्ट्री प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बनती हैं, वो सारी मोटे धागे की होती हैं। बल्कि उसमें दुनिया में हमें compete कोई नहीं कर सकता, हमारी प्राइसेस इतनी कम होती है, कॉस्ट हमारी कम है। इसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्री है जो हम बनाते हैं वो गारमेंट इंडस्ट्री में हमारा बड़ा काम है। जिस तरह आप आ जाएं जी, टी शर्ट्स हम बनाते हैं, डेनिम पैंट्स, डेनिम का बहुत अच्छा शोबा अब डेवलप हो गया पिछले 20 साल में। बड़ी पाकिस्तान में इसमें गेन हुई है, बल्कि शायद मेरा ख्याल है कि मास लेवल पे देखें तो हम दूसरे नंबर पे होंगे डेनिम पैंट्स बनाने में या डेनिम प्रोडक्ट्स बनाने में। बल्कि एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। कराची का इसमें बहुत बड़ा रोल है, लीड करता है इसमें कराची। तो टी शर्ट्स या पोलो शर्ट्स आप कह लें वो हम बनाते हैं, डेनिम पैंट्स हम बनाते हैं।
अंडरगारमेंट्स का बहुत थोड़ा सा हिस्सा हम बनाते हैं, क्योंकि वो फिर फाइन काउंट्स में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह आप सियालकोट इंडस्ट्री एक्चुअली सिटी वाइज डेवलप हुआ हुआ है। हमारा मुल्क जो है कि स्पेशलाइज हुआ हुआ है कि जिस तरह आप पंजाब या फैसलाबाद जाएंगे तो वो बेड शीट्स में ज़्यादा माना जाता है, वो इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हुई। लाहौर साइड में आ जाएं तो वो गारमेंट्स एंड डेनिम बोथ में डेवलप हुई। सियालकोट सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स, जो टेक्सटाइल में आए तो स्पोर्ट्स के जो यूनिफॉर्म होते हैं, जिस तरह ये क्रिकेट टीम्स पहनती हैं या फुटबॉल टीम्स पहनती हैं, फुटबॉल वगैरह, जी ट्रैक सूट वगैरह, ये सियालकोट बनाता है। या योगा वेयर भी अब वो बनाता है, स्पेशलाइज्ड काम सियालकोट करता है। कराची की साइड पे आ जाएं तो कराची में टी शर्ट्स का बड़ा काम है, टॉवल्स का बड़ा काम है, और इसी तरह डेनिम का बड़ा काम है। तो इस हवाले से हम जो है वो, अब आपका सवाल अगला था कि हम किन कंट्रीज में करते हैं, तो ऑब्वियसली अमेरिका हमारा बड़ा बायर है, वो यानी कि उनकी बाइंग पावर दुनिया में ज़्यादा है, तो वो हमारा बड़ा कस्टमर है। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जितनी होगी, यूरोप को कलेक्टिवली अगर मैं ले लूँ, पूरे 20-22 मुल्क जो हैं वो हमसे गारमेंट्स बहुत लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आप आ जाएं तो हम ये जिस तरह ये गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, सऊदीया से लेके जो मोरक्को तक, यहाँ तक भी हम देते हैं। और ये रॉ मटेरियल्स भी पाकिस्तान खरीद देता है, लेकिन फिनिश गुड्स में जो है हमारे ये मार्केट है, जो कि अच्छी मार्केट है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन आपका था कि इसको हम किस तरह से डिवाइड करें, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये हमारे मुल्क में, हमें मिसाल है कि अगर सालाना 100 रुपए इस मुल्क को जिंदा रहने के लिए चाहिए तो 50 रुपए टेक्सटाइल इंडस्ट्री देती है, इन सिंपल वर्ड्स। पूरी उसका जी हाँ आमदनी जो है 50%, जी आधे पैसे। बड़ी बात है ये, जी बड़ी बात है, बड़ी। और इतनी ही सेंसिटिविटी, जितने ये इनकम देखें ना आप, कोई भी आपका घर में सोर्स ऑफ इनकम हो, तो अगर 50% कहीं से आ रहे होंगे तो आप उसको बड़ा सेंसिटिव काउंट करेंगे कि यार मेरा ये वाला चंक जो हिले नहीं, ठीक है ना। तो उतनी ही सेंसिटिव है ये इस कंट्री के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि पैरेलल कोई और इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। ठीक है जी, पैरेलल से मुराद ये है कि जी हम मशीनरी की साइड पे नहीं गए, हम आईटी की साइड पे नहीं गए, अनफॉर्चुनेटली कई वजूहत हैं इसमें नहीं गए। टेक्सटाइल जो है वो एक बना बनाया सेटअप है यहाँ पे, उसका एनवायरनमेंट बना हुआ है, लोग डेवलप्ड हैं, लेबर डेवलप्ड है। तो ये जो है इतना हिस्सा इस मुल्क का, इतना सेंसिटिव पार्ट जो है वो टेक्सटाइल का है। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं, तो आपने ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और इस प्रोफेशन को कैसे चूज किया? ये एक बात साहब ऐसे है कि मेरी चूज करने की एक वजह तो ये है कि हमारा फैमिली बिजनेस था ये, फैब्रिक ट्रेडिंग में हम, मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपनी फैमिली की जो टेक्सटाइल्स में आया। और ऑब्वियसली घर का कोई काम होता है तो वो ही प्रायोरिटी होता है कि जी उसी को चूज किया जाए। तो मैं बचपन से देखता दादा को, वालिद साहब को, या अपने जो फैमिली मेंबर्स को देखता आया, बड़ों को इस काम में, तो इसी तरह इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और फिर इसी हवाले से मैंने जो है वो एडमिशन हुआ जी मेरा टेक्सटाइल की 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री के लिए, मैंने आगे इसका ही स्पेशलाइज कोर्स किया। और फिर ऑब्वियसली आगे मैं इसी फील्ड से वाबस्ता रहा, जो कि मैंने, हाँ टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी फील्ड है। आपने फील्ड का पूछा तो ये सिर्फ कपड़ा बनाना काम नहीं है। आम लोगों की नज़र में ऐसे होता है कि ये शायद सिर्फ फैब्रिक ही बन रहा है, या ऐसा नहीं है। ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें धागा बनाना एक अलग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि आज के दौर में मेरा ख्याल है कि धागे की अगर एक मिल लगती हो तो ये 1-1.5 अरब से कम की नहीं लगती। ये बड़े पैसे हैं। इसी तरह आगे फिर कपड़ा वीव होता है, यानी फैब्रिक बनता है, तो फैब्रिक भी तरह तरह का बनता है, उसके लिए अलग अलग मिलें लगती हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं उसके लिए। यानी अगर कपड़ा बन रहा है बेड शीट्स का, और वो बिल्कुल डिफरेंट मशीन्स होंगी। ये पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, इनके लिए बिल्कुल डिफरेंट मशीन्स होंगी। अगर फैब्रिक बन रहा है टी शर्ट्स का, या ये जिस तरह आपने ट्राउजर पहना हुआ है ये वाला, तो इसकी ये निटिंग पे होता है, ये बिल्कुल एक अलग इंडस्ट्री है। तो मैंने इनके बेसिक कोर्सेज करने के बाद मैंने गारमेंट्स को पसंद किया। वो मुश्किल फील्ड है, लेकिन मुझे उसमें चार्म ज्यादा नजर आया। और एक वजह तो ये थी जो मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताई कि जी फैमिली
बैकग्राउंड हमारा यही है। दूसरा ये कि उस वक्त मैंने एनालाइज किया कि पाकिस्तान में उस वक्त सबसे अच्छा काम ही टेक्सटाइल्स था, क्योंकि इसमें पैसे अच्छे बचते थे। यानी आपको देखे ना, आपको डॉलर्स में इनकम होती है, यहाँ रुपयों में बनता है, बाहर डॉलर्स में जाता है, तो उसका मार्जिन जो है वो अच्छा मिल जाता है। तो दो ये मेन, ऑब्वियसली बिजनेस करने के लिए आप बंदा चूज करता है कि यार मुझे मेरी जो है वो कमांड किस पे ज्यादा हो सकती है, ड्यू टू फैमिली रिलेशंस भी मेरी कमांड उस पर ज्यादा हो सकती है, और मुझे पैसे किस में अच्छे मिलेंगे, मेरा फ्यूचर किस में ब्राइट होगा। ये सारी चीजें आजकल की जनरेशन देखती है। ऑब्वियसली मैं तो आजकल की जनरेशन में काउंट नहीं होता, लेकिन उस वक्त भी हम ये सोचते थे। तो जिस तरह गवर्नमेंट जॉब्स करने का एक बड़ा चार्म एक वक्त गुजरा है कि जी गवर्नमेंट जॉब्स में एक लोग या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लोग पसंद करते थे जाना, या सीएसएस में जिस तरह जाना पसंद करते थे, तो आई पर्सनली सिलेक्टेड टेक्सटाइल्स के। मैं समझता था कि मैं इसमें ज्यादा फिट होता हूँ और मुझे यही करना चाहिए, इसीलिए मैंने आगे ये चूज किया। कहीं आप मतलब पढ़ाते भी हैं या इस तरफ? मैं इन्वॉल्व रहा हूँ जी, इसी हवाले से पढ़ाने में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, और 2-3 जगहों पर इन्वॉल्व रहा हूँ, यहाँ पे भी, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी इन्वॉल्व रहा हूँ पढ़ाने में भी। बल्कि अब भी अगर कभी ऐसा कोई ऑनररी बुला लिया जाता है तो मैं जरूर जाता हूँ। अच्छा अली भाई, आजकल हम देखते हैं, खबरों में सुनते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जवाल की तरफ जा रही है, और कई जो मिल ओनर्स हैं वो अपने इंडस्ट्री को बंद करके किसी और तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या मसला हुआ है कि क्या इस इंडस्ट्री के ऊपर जवाल आया है? देखिए सर, इसमें एक बड़ा इशू है, जो कि 2-3 बल्कि इश्यूज हैं जो कि इसमें मैं आपको एड्रेस करूंगा जरूरी। सबसे पहले तो ये कि एक मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो मौजू हैं इस इंडस्ट्री के लिए या सपोर्टिव हैं जिस तरह से सपोर्टिव होना चाहिए अदर कंट्रीज में जिस तरह सपोर्टिव हुई। अब बांग्लादेश की मिसाल लें तो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 42 अरब डॉलर की है इस वक्त, और ये बतदरीज बढ़ी, एकदम से तो नहीं हुई। पहले ये 12-15 पे थे जब हम सुनते थे, जब इंडस्ट्री बांग्लादेश की स्टार्ट हुई, तो अब करते करते ये 42 पे पहुंची। पाकिस्तान इससे तकरीबन 50% पे अभी भी, उनसे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी। इसकी सबसे बड़ी रीजन गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है। ठीक है जी, गवर्नमेंट सपोर्टिव इस हवाले से नहीं है कि अब आप ये, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यूटिलिटी बिल्स का है। अब आप गैस पे, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि गैस के बिल्स पे या उनके रेट्स बढ़ाने पे एक स्ट्राइक भी जो है वो ऑल ओवर द कंट्री हमने ऑब्जर्व की, और उसका रीजन यही था कि गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ा दी है, वाइबल नहीं रही इंडस्ट्री। जो आपका सवाल था कि जी लोग मूव क्यों हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस पे बहुत प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का इस पे कोई खातिर खा जो है वो तवज्जो नहीं है, जिस वजह से ये इंडस्ट्री जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। एक बड़ी वजह ये भी है। ठीक है, दूसरी चीज जो गवर्नमेंट के अलावा, अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा इसमें, मैं इसमें टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स जो लोग आए या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैं उनको भी उतना ही जिम्मेदार समझूंगा कि जी उन्होंने अपने आप को प्रॉपर तरीके से, हमने ना मार्केट किया, ना हमने प्रेजेंट किया, ना हमने मेहनत की। मैं इसकी मिसाल यूं लेता हूं कि देखें, सारे लोग जो है वो इजी मनी की तरफ चले गए। इजी मनी से मुराद मेरी है जी ये कंस्ट्रक्शन एंड लैंड, जहां पे सारे का सारा ये इंडस्ट्री बंद होके पैसा पार्क हुआ, साल 2-2 साल में वो पैसे डबल हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर भी पार्शली गवर्नमेंट का रोल आता है कि प्राइसेस जो है वो लैंड की इतनी हाई पे क्यों गई। ठीक है जी, ये चीजें, इसमें गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी टोटली इन्वॉल्व होती है, तो ही ये सब कुछ होता है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि लोग क्यों जो है लोगों का इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का तवज्जो जो हटी, वो नहीं हटनी चाहिए थी। बीइंग अ ट्रू प्रोफेशनल, आपको अपने प्रोफेशन को बढ़ाना चाहिए था। मैं मिसाल आपको दूं तो नाम लिए बगैर भी अगर कहूं तो अब देखें कि मिल ओनरों ने मिलें बेच के या जगह बेच के मॉल खड़े कर लिए। ठीक है जी, मॉल्स बन रहे हैं, उसमें 40 50 शॉप्स हैं, और वो इजी मनी है, यानी पैसा डबल हो जाता है। या ये बिल्डिंग नेटवर्क्स की तरफ, अपार्टमेंट नेटवर्क्स की तरफ चले गए। ठीक है जी, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है, ये एक फेयर मेरी नजर में या ऑनेस्ट मेरी नजर में बात नहीं थी। इस मुल्क के लिए भी सोचना ये चाहिए था कि ये सिंगल मैन
पॉकेट में जो है वो इनकम ना जाए, बल्कि ये इनकम डिवाइड हो। टेक्सटाइल में ऐसे होता है कि अगर आपने छोटी सी भी मिल लगाई तो उसमें कम से कम 400-500 बंदा तो एम्प्लॉय हो जाता है, सबको रोजी मिलती है। बिल्कुल। प्रॉपर्टी के काम में एक बंदे को पैसा मिलता है ओनली, तो और उसमें मेहनत कोई नहीं होती, ठीक है जी, उसमें स्ट्रगल कोई नहीं होती, मुल्क को फायदा कोई नहीं होता, ठीक है जी, पैसा रोटेट नहीं होता, एक बंदे के हाथ में चला जाता है। और यही फ्यूडलिज्म है, यानी हम जो है वो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली फ्यूडलिज्म खत्म नहीं हुआ। और अगेन ये बात जो है वो रिलेट होती है गवर्नमेंट की तरफ भी कि उन्होंने इस चीज पे वर्कआउट क्यों नहीं किया टाइमली मैनर में कि जनाब इन इन इस बारे को, इन चीजों को एड्रेस किया जाए प्रॉपरली और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाएं। पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं बनी। अब हमारे दो हमसाया मुल्कों में, मैंने आपको पहले मिसाल दी बांग्लादेश की, देन मैंने आपको एग्जांपल दे देता हूं इंडिया की। इंडिया भी टेक्सटाइल्स में हमसे आगे, ठीक है जी, क्यों? उनकी उनकी पॉलिसी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं या एक्सपोर्ट की पॉलिसीज हैं वो कभी चेंज नहीं होती, फ्लरिश करता है। बांग्लादेश तो बहुत पीछे था हमारे से। जी हाँ, बहुत पीछे था। बांग्लादेश की इंडस्ट्री को डेवलप करने वाला ही पाकिस्तान है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान ने ही डेवलप किया शुरू की। आज से मुझे याद है, कोई आप चले जाएं 20 साल पहले चले जाएं तो वहां इंडस्ट्री जाके पाकिस्तानियों ने ही लगाई, और हम ही लोग वहां गए जिन्होंने वहां जाके जॉब्स भी की, वहां जाके इंडस्ट्री को उनकी चलाया भी, उनको सिखाया भी हमने, ठीक है जी। और वो डेवलप हुए, वो उन्होंने पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखा। वो वहां पर क्या करते हैं कि अब उनकी गवर्नमेंट की अगर मिसाल आप लें तो वो सपोर्टिव कैसे है, उन्होंने जो इंडस्ट्री लगती है उनको यूटिलिटी बिल्स में सब्सिडाइज बिल आता है, ठीक है जी, 5 साल का पैकेज मिलता है। ये उस वक्त हमने सुना था और गवर्नमेंट को भी हमने प्रेशर किया था कि इस तरह का कोई पैकेज हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स के लिए भी अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू लेके आते हैं आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए डॉलर्स लेके आते हैं, आप जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर्स में है। तो वो उस तरह से उनकी गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया, वो आगे निकल गए। आज वो बहुत आगे, आज बल्कि वो इतनी आगे हैं कि वो जो मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि वो डेवलपिंग कंट्री की स्टेज से निकलने वाले हैं, ठीक है जी। जो थर्ड वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, हम अंडर डेवलप्ड हैं, पाकिस्तान भी अंडर डेवलप्ड है, वो स्टेटस से बाहर आने वाले हैं आई थिंक विद इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बांग्लादेश के लिए। अब आप एक्चुअल उनकी अगर वो सेपरेशन देखें, बांग्लादेश की आजादी कहते हैं या हम उनको सेपरेशन कहते हैं, तो वो 71 के बाद, बिल्कुल ठीक है सर। तो उनको वो तो देर जस्ट न्यू बेबीज, ठीक है जी। तो हम जो हैं, हम सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होने के बावजूद ना तो गवर्नमेंट लेवल पे कोई इसको प्रॉपर तरीके से जी सीरियसली सोचा गया, और ना ही लोगों के जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर में कह लें कि इस बारे में कोई खास तवज्जो दी गई। अब ठीक है, ये मैं मानता हूं कि ये इस पे प्रोटेस्ट होना चाहिए लोगों की तरफ से, और बनता भी है, लेकिन इतनी जल्दी इसका रिवाइवल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। इस पे टाइम लगेगा और लोगों को बहुत इस पे थॉट प्रोसेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वसी करके सोचना पड़ेगा, तो इस पे फायदा होगा। अच्छा अली साहब, ये बताएं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गिरावट तो है, आप ये बताएं कि अब इसको कैसे रीस्टेट किया जाए, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे इसको फाल किया जाए, जैसे तरह ये पिछले अशरों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही थी उस तरह ये काम करे। देखिए सर, बिल्कुल आपका बड़ा सही सवाल है आजकल के हवाले से कि हमें जो है इस इंडस्ट्री को संभालना चाहिए। अब कैसे संभाला जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा। इनिशिएटिव जो है मेरी नज़र में गवर्नमेंट ही लेगी। अब गवर्नमेंट कैसे लेगी? सबसे पहले तो सर ये सब्सिडाइज करें जो यूटिलिटी बिल्स हैं। इस वक्त जो मिलें बंद हुई हैं या बैंकरप्ट हुई हैं या जो बैंकरप्ट हो रही हैं, वो यूटिलिटी बिल्स की वजह से हो रही हैं। पहली चीज ये है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही। कोई लगाना चाहता भी है, करना चाहता भी है, तो वो उसके सामने इतने बड़े बड़े, यानी कि हम पहले, मैं मिसाल आपको दूं तो हम जो है ना मैक्सिमम 12 से 15% हम कॉस्ट लेते थे जी यूटिलिटीज की। इस वक्त यूटिलिटीज की कॉस्ट जो है वो 12% वाली नहीं रही, इस वक्त 25-30% से ऊपर चली गई, ठीक है जी। डाइंग पे आप मिसाल लें तो केमिकल इतना महंगा नहीं है जितना उसको उस पर बिजली और गैस का खर्चा आ जाता है, ठीक है जी।
एक बात। दूसरी बात ये कि यूटिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल भी नहीं है। अब मतलब गवर्नमेंट का इसमें नाहिली आपको मैं बताऊं तो आपको मैं कई यूनिट ऐसे बता सकता हूं जो कि बंद हैं, जिनके ब्रेकर गिरे हुए हैं। ब्रेकर गिरे हुए से मेरे मुराद ये है कि अंदर बंदा कोई नहीं है, फैक्ट्रियों में चिड़ियां हैं, ठीक है जी, घोंसले बन गए हैं। और अगर 100 केवीए की पीएमटी लगी हुई है बाहर उस फैक्ट्री की, तो उसको लाख रुपए का बिल आ रहा है। मेरी बात को फॉलो कीजिएगा कि गवर्नमेंट का तो नाहिली का हाल ये है कि 100 केवीए की पीएमटी जरूर बाहर लगी हुई है, फैक्ट्री बंद है, उस पर बिल नहीं आना चाहिए उसूल, लेकिन जी वो लाख रुपए बिल दे रहा है बंद फैक्ट्री को। आप इमेजिन कीजिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आगे कैसे प्रमोट होगा कि जो गरीब पहले तो नुकसान कर बैठा, फैक्ट्री बंद कर बैठा, ठीक है, उसका 20 साल की फैक्ट्री ऐसे इतनी आसानी से नहीं लगती सर, बड़ा मेहनत इस पे होती है, बड़ा इस पे पैसा लगता है। तो प्राइवेट सेक्टर प्रमोट तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट जो है वो जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, ये अपना खुरा साफ नहीं जब तक करेगी, अपनी गलतियां जो है वो दुरुस्त नहीं करेगी, तब तक बेहतर पॉलिसी नहीं बनाएगी। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि इसमें ब्यूरोक्रेसी को भी जो है वो बहुत ऑनेस्ट तरीके से पॉलिसी मेकिंग में आना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। मैं आपको बताऊं कि मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 15-16 साल पहले जीएसटी एक टर्म है जी, जनरल सेल टैक्स, वो होता था जी उस वक्त कोई आप समझ लें 7% या 8% के करीब होता था। अच्छा, उसकी जाली इनवॉइसें, यानी कि मैं आपको बताऊं कि एक बंदा मुझे धागा बेच रहा है, और मैं थोड़ी सी डेप्थ में बात करना जरूरी समझता हूं यहाँ पे कि ये नॉलेज में लोगों की आए जिनकी नॉलेज में है नहीं। अब वो कोई जेन्युइन मिल है, ऑब्वियसली वो टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब एक बंदा मुझे जो है वो, जिसको हम अपनी जुबान में कच्चे में कहते हैं, यानी अनरजिस्टर्ड गुड्स बेच देता है, और उसकी इनवॉइस जो है जीएसटी बाजार से 4% पे मिल जाती है। ये उस वक्त होता था, यानी गवर्नमेंट से क्लेम कर लिया 8%, ये पैसे वापस आ जाते हैं एक्सपोर्टर को। गवर्नमेंट से 8% क्लेम कर लिया, और जब तक खरीदी एक्चुअली 4% की हुई है। आप बात समझे मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। यानी 4 रुपए दे के गवर्नमेंट से भी 4 रुपए ले लिए, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को चूना लगा जी। बिल्कुल। अब ये हमारी इंडस्ट्री में मशहूर है कि कई प्राइवेट सेक्टर की कुछ मिलें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी गवर्नमेंट से कमाती थी। मेरी बात आप समझे, गवर्नमेंट की नाहेली है यहाँ पे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मिली हुई है, उन्होंने लॉ ऐसा लूपहोल वाला बना दिया, और वहां पे प्राइवेट सेक्टर जो भी यहाँ पे अपना काम भी कर रहा है, गंगा में सारे नहा रहे हैं। तो मैंने ये एक दो चीजें थोड़ी वजाहत से बताना जरूरी इसलिए समझ रहा हूं कि इन चीजों को जरूरी देखना पड़ेगा, और ये सिर्फ देखा शायद ऐसा नहीं जाएगा। अब अल्लाह जाने कि ये जब भी ये सेटअप बैठता है तो मैं नहीं समझता कि इसमें जाती तौर पे मैं नहीं समझता कि जो पीछे रिकॉर्ड से सब कुछ निकल आता है कि जैसे ये हुआ, जो लोग इन्वॉल्व थे, एक अलामती तौर पे सजाएं भी होनी चाहिए, अलामती तौर पे, चाहे वो करंट लोगों में से किसी को पकड़े। देखिए जी, नॉन प्रोफेशनल्स, काली भेड़ें हर इंडस्ट्री में होती है, हमारी इंडस्ट्री में भी हैं, और राज्य के हैं, ठीक है जी। तो लोग लूप होल्स निकालते हैं। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में बड़े माहिर हैं, तो चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो जो है हम लोग हैं, हम जैसे लोग ही होते हैं वो भी। तो ये चीजों में लॉ सख्त होना पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ आए तो प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो ऑनेस्टली डेडिकेशन से, अगर ये इंडस्ट्री को चलाना है और हमने मुल्क को अपने जो है वो जैसे पहले हमारी इंडस्ट्री ग्रो भी हो रही थी, आगे कर भी सकती है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर को भी ऑनेस्टली इस पे सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके बैठ के एटलीस्ट 30-40 इयर्स की पॉलिसी बनाए, जिसमें ये लूपहोल्स, खासकर जो मैंने कुछ मिसालें सिर्फ दी हैं, इस तरह कई चीजें और हैं जो कि दुरुस्त करने वाली हैं। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने नहीं की हुई। तीसरी बात जो है मैं ये करूंगा कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं किया। हमारी मार्केटिंग भी जिसमें अच्छी नहीं है इतनी, जिस तरह इंडिया की है, जिस तरह बांग्लादेश की है, या जिस तरह टर्की की है। तो हम सिर्फ फोकस करते हैं कॉपी कैट करने में, किसी भी जगह पे कुछ बन रहा है, कॉपी करके उठा के बना के हम आगे जो है उसको मार्केट करने की कोशिश करते हैं। 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचने की कोशिश करते हैं। ये चीज छोड़नी पड़ेगी, अपनी थोड़ी सी सलाहियत को बढ़ाना पड़ेगा हमें, जिसमें हमें रिसर्च भी चाहिए, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए।
इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आए अगर, तो अगला नुक्ता आ जाता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपनी एजुकेशन लेवल को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। मैं मिसाल आपको दूं कि अगर जिस टाइम पे मैंने पास आउट हुआ 2002 में, मेरी नज़र में वो जो स्टडी थी जी 4 साल की, आज वो शायद 10-15% एप्लीकेबल है। दुनिया बहुत बदल गई ये 20 सालों में, 21 सालों में। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां तक मुझे नॉलेज है, हमारे इदारों में आज तक वही पढ़ाया जा रहा है। तो टोटली इनवैलिड चीज है, और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत है ऑन अ सीरियस नोट, कि इसमें सारे सेक्टर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बैठेंगे और इसमें डायलॉग हो और उसका सोल्यूशन निकले, तो ये इंडस्ट्री आगे 30-40 इयर्स में हम उम्मीद कर सकते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, कि बहुत कुछ इसमें से हम अपनी कंट्री को पे बैक कर सकते हैं। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि आजकल खास तौर पर कराची की यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि लड़कियों का बड़ा रुझान है टेक्सटाइल की तरफ, और वो ग्रेजुएशन कर रही हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 25 लड़कियां जो हैं वो टेक्सटाइल कर रही हैं, और फिर जब वो प्रोफेशन में जाती हैं तो उनको वो माहौल नहीं मिलता जो एक्चुअली वो सोच कर आती हैं। तो उनका जो फ्यूचर है वो आप कैसा देखते हैं? देखिए सर, जहाँ तक आप बात करते हैं रोल की, जो फीमेल बच्चियों का हमारा जो रोल है, तो मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा उसमें जो है ना इनका इन्होंने आके इंडस्ट्री में बड़ी जगह बनाई है। इनका बड़ा इंटरेस्ट है, खासकर जो डिज़ाइनिंग फील्ड अगर आप कहें, और डिज़ाइनिंग के आगे यूटिलाइजेशन जो है वो हुई है ब्रांड्स में। जो लोकल हमारे ब्रांड्स बड़े पॉपुलर हुए, जिस तरह आप आइडियाज़ को देख लें, आप सना सफीनाज को ले लें, ठीक है जी, खाड़ी को ले लें, ये इसमें इन बच्चियों का बहुत बड़ा रोल है। यानी 50-50, 60-60 डिज़ाइनर्स होती हैं एक एक ब्रांड के पीछे, उनकी बड़ी मेहनत है और उन्होंने बड़ा अपनी जगह इसमें बनाई है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि उनके में बड़ा रुझान है, बिल्कुल है, और मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल ब्रांड्स हमारे डेवलप हुए वो इन बच्चियों की मेहनत की वजह से ही हुए, और इनका बड़ा रोल है और आगे आना चाहिए। इंटरनेशनली अब हम रिकग्नाइज हुए, कुछ हमारे ब्रांड्स जो हैं वो बाहर जा चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, उनमें ऑब्वियसली इन बच्चियों का बड़ा हाथ है। अब जो आपने दूसरी बात ये की कि उनको इंडस्ट्री में टफ फील्ड होता है कि जी वहां जाके जरा एनवायरनमेंट साजगार नहीं मिलता। तो उसकी देखें जी, अगर हम 20-22 साल पहले चले जाएं तो शायद जो हम लोग स्टडी करके आए थे तो सबसे ज्यादा तो हमने फेस किया। मैं नहीं समझता कि आज इतना ज्यादा टफ होगा, ये सबसे ज्यादा हमने फेस किया कि जी वहां पढ़े लिखे बंदे को तो अंदर घुसने नहीं देते थे, छोटी छोटी नौकरियां, स्टोर का असिस्टेंट बना दिया, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स को सेट करने, फाइल जिसको कहते हैं फाइल कीपर, वो बना दिया। अब 4 साल का एक टेक्निकल स्टडी वाला बंदा वो वहां पे फाइलें, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। तो अभी भी कल्चर जो है हमारा वो कहीं कहीं कुछ जगहों पे ऐसा टफ है। इनफैक्ट कराची में अब इतना नहीं रहा, कराची जरा मॉडरेट है इस मामले में। फैसलाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, तो अभी भी वही दकियानूसी निजाम है, सेठ पुराने खापड़ जो मुलाजिम है वो, जी जी जी, वो दे नेवर अप्रिशिएट, नेवर एट ऑल। तो दे डोंट इवन अप्रिशिएट मेल पर्सन टू वर्क इन देयर कंपनी। तो फीमेल्स तो बेचारी फिर जो है वो और ज्यादा फेस करती हैं। तो कराची मॉडरेट है ऑब्वियसली, और यहाँ पे इनका बड़ा रोल है। और आगे डिजाइनिंग में जिस तरह एक यहाँ का बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है जी, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है, वो तो इंटरनेशनल नाम है उस इंस्टीट्यूट का, और उनकी डिजाइनर्स जो हैं वो तो बड़े बड़े बिजनेस की अब ओनर हैं। आप ये खाड़ी को अगर लें या इंटरवुड का अगर आपने नाम सुना हो, ये इंडस वैली के स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल रेनॉन ब्रांड्स हैं, बड़ा नाम है इनका। तो इन्होंने मेहनत बहुत की है जी, और उन्होंने बड़ी एम्प्लॉयमेंट दी है आगे अपने स्टूडेंट के, जो आगे बच्चियां हैं उनको बड़ी वेलकम करते हैं ये, और अभी भी ऐसा ही है। बल्कि हमारी जो इंटरनेशनल हमें क्राइसिस फेस करना पड़ा टेक्सटाइल्स में, वो इन लोकल ब्रांड्स की वजह से मैं समझता हूँ कि 20-25% जो है वो सपोर्ट हमें लोकल ब्रांड्स की वजह से मिली कि जी ये ब्रांड्स अच्छे
काम उस वक्त अच्छी कारकर्दगी इन्होंने की। इवन इंडिया, बांग्लादेश, ये जो हमारा साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये हमारे ब्रांड्स को, पाकिस्तान के ब्रांड्स को बहुत पसंद करती हैं। हमारी लॉन बहुत मशहूर है, हमारे डिजाइन बड़े पॉपुलर हैं इंटरनेशनली। आज भी यहाँ से जो है वो कपड़े बाहर जाते हैं, जो हमारे लोकल नामों के हैं। नाम लेके लोग पूछते हैं कि जी ये हमें फलाना ब्रांड चाहिए, फलाना चाहिए, तो रिकग्निशन है। और इन बच्चियों का बड़ा रोल है, बड़ा बड़ा आगे मैं समझता हूँ कि इनके लिए टेक्सटाइल लोकल ब्रांडिंग में तो बड़ी राह हमवार है। तो ये एक अच्छी अच्छी मुस्बत बात है कि बच्चियां आगे भी आए इस फील्ड में। अच्छा, मैं आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी ही यानी डीपली आपने जो है ना इस इंडस्ट्री को डिस्क्राइब किया। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपसे जो है वो हम गुफ्तगू कर रखेंगे और मज़ीद इसके पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट।